हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का कार्बन था उसके यौगिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपर रूप क्या होते हैं। तो अपर का मतलब होता है दूसरा और रूप का मतलब संरचना, मतलब एक ही तत्व के अलग अलग संगठन से बनी संरचना। इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। तो देखिए, वह पदार्थ जिनमें एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तथा उसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न एवं रासायनिक गुण समान हो, अपर रूप कहलाता है। अपर रूप कहलाता है। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लेंगे। वह पदार्थ जिनमें एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तथा इनके भौतिक गुण अलग अलग हों एवं रासायनिक गुण समान हों, तो ऐसे पदार्थों को ही अपर रूप कहते हैं। अब देखेंगे कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कार्बन के अपर रूप, अब इसको दो भागों में हम लोग बांट लेंगे। सबसे पहला आपका है क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा है अक्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये तीनों जो हैं क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय अपर रूप में कौन आते हैं। तो कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, लैंप ब्लैक। तो ये सब जो हैं अक्रिस्टलीय रूप कहलाते हैं, यानी एमार्फस कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा जो है इसका भौतिक गुण, ग्रेफाइट का भौतिक गुण, फ्लोरीन का भौतिक गुण, इन सब के भौतिक गुण अलग अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। अर्थात रासायनिक गुणों में ये सभी कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। कार्बन एक अधात्विक तत्व है। ध्यान दीजिए कि कार्बन अधात्विक तत्व तो है, इसका आवर्त सारणी में स्थान भी है, लेकिन इन सब का आवर्त सारणी में कहीं स्थान नहीं है। केवल इसको अगर हीरा को दर्शाना है तो हम लिख सकते हैं कार्बन और हीरा
ग्रेफाइट को दर्शाना है तो कार्बन और लिख सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, इस तरह से इनको दर्शाया जाता है। जबकि ये सभी कार्बन से ही बने होते हैं, फिर भी इनको कार्बन से बने होने के कारण भी इनको आवर्त सारणी में जगह नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि यह अपर रूप हैं, यानी कार्बन के ही एक व्यवस्थित रूप हैं, दूसरे तरीके से व्यवस्थित हुए हैं। इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। जैसे देखेंगे हीरा, हीरा जो है सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, अत्यधिक कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। यह भी कार्बन का ही रूप है। इसकी संरचना में आप देखेंगे कि इसकी संरचना त्रिविमीय होती है, 3D संरचना होती है, 3D संरचना होती है। इसमें एक कार्बन परमाणु अपने आसपास 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और इस तरह से यह एक संरचना बनाता है 3 डायमेंशनल, यानी कि 3D संरचना कहते हैं। इसी संरचना के कारण हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ होता है और इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, कांच को काटने में किया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों में छेद करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हीरा महंगा पदार्थ भी है और इसके कई सारे गुण हैं। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। इसी तरह से यदि ग्रेफाइट के बारे में देखा जाए, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो शब्द है इसको आप लोग जानते भी हैं और देखे भी होंगे। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। तो पेंसिल में जो काली छड़ होती है वही ग्रेफाइट होती है। अब इसकी संरचना में देखेंगे, अगर हीरे से इसकी तुलना की जाए तो यह जो है नरम होता है, यानी कि मुलायम होता है, नरम या मुलायम या स्नेहकीय होता है, स्नेहकीय होता है, चिकना होता है। इसका घनत्व हीरे के घनत्व से कम होता है, तो घनत्व भी इसका कम होता है। घनत्व हीरे की तुलना में कम होता है। तो इस तरह से हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक ही कार्बन से बने हुए हैं। इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं लेकिन रासायनिक गुण समान हैं, अर्थात ये सभी कार्बन से ही बने होते हैं। अब आगे देखेंगे अक्रिस्टलीय रूप। तो अक्रिस्टलीय रूप में आपका आता है कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, लैंप ब्लैक। ये कास्ट चारकोल क्या होता है? तो लकड़ी के जलने से जो कोयला बनता है उसी को बोलते हैं कास्ट चारकोल। और जंतु चारकोल यानी जंतुओं के हड्डियों से जो कार्बन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जंतु चारकोल। लैंप ब्लैक, तो लैंप ब्लैक जो है दिया जलाते हैं कार्बनिक यौगिकों को, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल वगैरह है, तो इससे जब दिया जलाते हैं तो वो कार्बन इकट्ठा होता है और वो कार्बन जो है कहलाता है लैंप ब्लैक। इसका उपयोग जूते की पॉलिश, प्रिंटर की स्याही आदि बनाने में किया जाता है। कास्ट चारकोल का उपयोग इसको जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जंतु चारकोल का उपयोग शुगर केन यानी गन्ने के रस को साफ करने में किया जाता है, उससे चीनी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये सभी जो हैं कार्बन के 2 रूप हो गए, एक क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें एक है फुलेरीन, यह एक विशेष प्रकार का संयोजन है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इससे डिटेल से पढ़ते हैं। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, सबसे पहले हीरा है। तो हीरा जो है अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। इसकी संरचना 3D होती है, यानी त्रिविमीय संरचना होती है। इस संरचना में प्रत्येक कार्बन अपने आसपास 4 कार्बन परमाणुओं से
प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। देखेंगे कि इनका घनत्व जो है बहुत उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें से करंट पास नहीं होता है और इसका कारण है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे आगे। ग्रेफाइट क्या है, इसका उपयोग देख लेंगे। इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में, कांच काटने में, पत्थरों में छेद करने या पहाड़ों को तोड़ने के लिए पत्थरों में छेद किया जाता है और उसमें बारूद भर के उसको विस्फोट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हीरे का ये कई सारा उपयोग है। इसके बाद ग्रेफाइट है, दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप है। यह हीरे की अपेक्षा नरम और हल्का होता है, चिकना होता है। इसका उपयोग जो है भारी बड़ी मशीनों में लुब्रिकेटेड का काम करता है, चिकनाई पैदा करता है। तो आगे देखेंगे इसमें इसकी संरचना क्या होती है। तो संरचना षष्ठकोणीय रेखीय संरचना इसकी मानी गई है। इसकी व्यवस्था क्या होती है, तो इसमें प्रत्येक कार्बन अपने आसपास 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही यह विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का कम चालकता प्रदर्शित करता है, यानी कि कुचालक माना जाता है। आगे देखेंगे, यह ग्रेफाइट जो होता है ये काला, भूरा, पारदर्शी या पारभासी होता है और जो हीरा है ये रंगहीन और पारदर्शी होता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेने से समझ जो है जल्दी विकसित हो जाती है। तो आगे देखेंगे फुलेरीन, यह एक विशेष प्रकार का कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसकी खोज जो है हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट काल ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन के छड़ों के मध्य, 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित किया और आर्क प्रवाहित करने से वह हीट पैदा हुई, जिसके कारण कार्बन जो है वाष्पित हुआ और इस वाष्पित कार्बन को फिर से ठंडा किया गया, यानी कि संघनित करने पर जो काजल प्राप्त हुआ उससे एक नए अपर रूप की खोज की गई जिसे फुलेरीन कहते हैं। यह कार्बन, इसमें 60 कार्बन वाला यह मतलब 60 कार्बन वाला यह आपका क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे फुलेरीन का अणुसूत्र CN होता है, जहाँ N 60 से 70 कार्बन परमाणु इसमें हो सकते हैं। N का मतलब कि 60 से 70 कार्बन परमाणु वाला यह क्रिस्टलीय अपरूप होगा। तो देखेंगे आगे, कार्बन 60 को बकमिनिस्टर फुलेरीन कहते हैं और इसकी संरचना बकीबाल जैसी होने के कारण ही इसका नाम पड़ा बकमिनिस्टर फुलेरीन। इसकी वास्तविक संरचना जियोडेसिक होती है, यानी गुंबद के आकार का होता है। कह लें कि फुटबॉल जैसी संरचना देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इस चीज़ों को आपने समझ लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक एवं जैव शक्ति सिद्धांत। तो देखेंगे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो ध्यान देंगे, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अवश्य होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, कार्बोनेट को छोड़कर, ऑक्साइड को छोड़कर, ऑक्साइड यानी कि जैसे कार्बन का ऑक्साइड CO2 हो गया, इसको छोड़कर बाइकार्बोनेट यानी HCO3, इनको छोड़कर बाकी जिसमें कार्बन पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत पर पूरी दुनिया विश्वास करती थी, एक समय ऐसा था। अब ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। तो जैव शक्ति सिद्धांत बताता है कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक यही मान्यता रही कि हम कार्बनिक यौगिकों को केवल जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से अर्थात जैव शक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाद में यह सिद्धांत गलत साबित हुआ और अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में बिना किसी जैव शक्ति के तरह तरह के कार्बनिक यौगिकों का विकास किया। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बहुत पहले वैज्ञानिक यही मानते थे कि केवल कार्बनिक यौगिकों को जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। उसी के संदर्भ में ये जैव शक्ति सिद्धांत आया था। ध्यान देंगे। अब जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक बोहलर ने सन 1829 में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट पर काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे? अमोनियम साइनेट, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसको उन्होंने गर्म किया तो अचानक से आकस्मिक रूप से यूरिया नामक पदार्थ बन गया। और यूरिया जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, यह जानकर बहुत हैरानी हुई और पूरे वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी ओर गया। अब देखेंगे इन्होंने कैसे इस यूरिया को प्राप्त किया था। तो यूरिया जो कि कार्बनिक यौगिक है, इसको उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे अमोनियम साइनेट पर। अकार्बनिक यौगिक था वह, लेकिन गर्म करते करते वो अंत में एक कार्बनिक यौगिक यूरिया बन गया। यह अचानक से ही हुआ। तो देखेंगे कैसे वो जो है अमोनियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं अमोनियम सल्फेट, और ये है पोटेशियम साइनेट। अब इसको उन्होंने गर्म किया तो बना अमोनियम साइनेट बना, और साथ में पोटेशियम सल्फेट भी बना, पोटेशियम सल्फेट। इस तरह से अमोनियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट की आपस में क्रिया हुई तो बना अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की आपस में क्रिया पर क्या बना? अमोनियम साइनेट, और साथ में पोटेशियम सल्फेट बना। अब ध्यान देंगे, इसी अमोनियम साइनेट को उन्होंने फिर गर्म किया। अमोनियम साइनेट, यह है आपका अमोनियम साइनेट, इसको उन्होंने गर्म किया तो यह पुनर्व्यवस्थित होकर बनाया NH2CO C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि यही यूरिया बना। तो इस तरह से उनके प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया पहली बार बना। तो इसलिए कार्बनिक यौगिकों का इनको जनक भी माना जाता है। किसको माना जाता है जनक? तो फ्रेडरिक बोहलर को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो है यूरिया को संश्लेषित किया था। अब आगे देखेंगे, इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया, यानी कि बनाया, जिसमें से कोल्बे ने जो है 1845 में एसिटिक अम्ल बनाया। क्या बनाया? एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में इन्होंने बनाया, और जो कि ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। इसी तरह से बर्थेलो ने जो है 1856 में मीथेन बनाया। तो इस तरह से आगे चलकर कार्बनिक यौगिक इतने बनाए गए कि आज पूरे विश्व में अब तक 1 करोड़ से भी अधिक कार्बनिक यौगिकों का विकास किया जा चुका है। और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो बना था वो है यूरिया। किसने बनाया था? तो फ्रेडरिक बोहलर ने। कैसे बनाया था?
तो जानबूझकर नहीं, अचानक से ही बन गया था। तो इस प्रकार श्रेय तो इन्हीं को जाएगा, फ्रेडरिक बोहलर को ही। यूरिया संश्लेषण यानी कि कार्बनिक यौगिक का प्राथमिक संश्लेषण फ्रेडरिक बोहलर ने ही किया था। अब आगे देखेंगे, इस प्रकार बिना किसी जैव शक्ति के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को ही जो है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत माना गया। इसमें किसी भी प्रकार के जैव रूपों का उपयोग नहीं किया गया है, न तो पेड़ पौधे और न ही किसी जीव से। तो इस प्रकार यह सब सिद्धांत जो है कार्बनिक यौगिकों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो देखेंगे, जैव शक्ति सिद्धांत के अंत के बाद कार्बनिक यौगिकों का इतना ज़्यादा विकास हुआ कि इनको वर्गीकृत करना बहुत आवश्यक हो गया। अब कार्बनिक रसायन क्या होता है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन युक्त एवं उससे बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन युक्त या कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि कार्बन और उससे बने यौगिक। तो यौगिक में कौन कौन से और तत्व होने चाहिए? तो आधुनिक कार्बनिक यौगिक की जो परिभाषा है उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा क्या होगी? आधुनिक परिभाषा कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना यौगिक जो होगा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे CH4 यानी कि मेथेन, इसी तरह से C2H6 यानी कि एथेन, C2H4 एथिलीन, C2H2 एसिटिलीन। तो इस तरह से इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में इन्हीं से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मेथेन है, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया गया CH3 और इसी पर कोई क्रियात्मक समूह जुट गया जैसे OH। तो इस तरह से ये बन गया मेथिल एल्कोहल। इसी तरह से C2H5OH एथिल एल्कोहल,
CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसी तरह से आगे आपका है एसीटोन CH3COCH3। ये सभी जो हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में ये आपका फिनाल भी आ जाएगा एरोमेटिक वाला, ये आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो ये सब हाइड्रोकार्बन हैं जो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण हाइड्रोकार्बन से ही होता है। तो आधुनिक परिभाषा में हम बोल सकते हैं, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा, कि सभी हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। किसको छोड़कर? तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, इन सब को छोड़कर बाकी जिसमें कार्बन पाया जाए, या वे कार्बनिक हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हो, सभी कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।